एनडीटीवी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है और साल का पहला दिन और पहला इंटरव्यू। विनोद जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो रिएक्शन जो पूरा इंटरव्यू रहा उसमें उम्मीद की जा रही थी कि 2019 का भी प्लान बताएंगे अपनी पार्टी के बारे में और अपनी सरकार के बारे में भी, आप संतुष्ट हैं जो जवाब मिले उनसे? इनका मतलब ये प्रेडिक्टेबल इंटरव्यू था। जो जवाब थे वो प्रेडिक्टेबल थे, सवाल कुछ अच्छे थे लेकिन जवाब उनके प्रेडिक्टेबल थे। एक चीज़ जिस पे सवाल ना पूछा गया, ना प्रधानमंत्री से जवाब मिलना फिर वाजिब भी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई सवाल नहीं पूछा गया। ये बहुत बड़ा कांग्रेस का बड़ा मुद्दा भी रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, कोई इस बात को माने या ना माने। ये शहरों में भी बड़ा मुद्दा है और गाँव देहात में भी बड़ा मुद्दा है। और जो जीएसटी था उसके चलते जो बेरोजगारी बढ़ी, डिमोनेटाइजेशन के चलते जो बेरोजगारी बढ़ी, उस पर कोई सवाल नहीं था। और मैं समझता हूँ उस पर सवाल होना चाहिए था, क्योंकि अगर सरकार आज के दिन कुछ क्षेत्रों में सख्ते में है, अनपॉपुलर है, वो इसलिए है कि बेरोजगारी का बड़ा 2014 में प्रधानमंत्री का प्रमुख मुद्दा था बेरोजगारी, कि हम रोजगार देंगे लोगों को, और इसीलिए बड़े स्तर पर युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर उनके साथ जुड़ा था। वो आज के दिन वो वोटर जो है वो थोड़ा उदासीन है, और उसको किस तरह से लुभा कर वो नौकरी दिलवाएंगे, अपने कैंपेन के साथ जोड़ेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री के सामने होने वाला है और बीजेपी के सामने होने वाला है। इस पे कोई ना सवाल था ना जवाब था। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जीएसटी का सवाल पूछा गया या डिमोनेटाइजेशन का पूछा गया, उसमें सप्लीमेंट्री सवाल बनते थे पैने, जो कि नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन के चलते जिन लोगों के पास धन रखा हुआ था वो सब धन निकल के बाहर आया। आरबीआई की रिपोर्ट है कि 99% कैश वापस आ गया है। इनका आकलन था कि 1 से 2 लाख करोड़ कैश वापस नहीं आएगा। जो एक लीगल टेंडर होता है करेंसी, जो एक उधार होता है सरकार पे, सरकार उस 1-2 लाख से बच जाएगी। वैसा नहीं हुआ, और वो सोचते थे कि ये 1-2 लाख करोड़ रुपया, जो 1-2 लाख हजार करोड़ रुपया वो लगा देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों में, और वेलफेयर स्कीम्स में लगाएंगे। वो जो नहीं हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने आरबीआई से उसके रिजर्व के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो ये सवाल बनते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर सवाल अच्छे थे इस इंटरव्यू में, और प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से उनका जवाब दिया। जाहिर है वो। नवीन जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सारे सवाल आ गए हैं या कोई सवाल छूट गया, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, ज्वलंत विषय जो देश के सामने हो जिस पर चर्चा नहीं हो पाई हो? देखिए, जो मेजर इश्यूज हैं वो सारे सवाल तो आ गए, और जैसा अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बहुत सारे इश्यूज पर जो रेज किए जाने चाहिए थे वो रेज नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा गठबंधन की राजनीति के बारे में, और जब उन्होंने स्पेशली कश्मीर के बारे में कहा कि कश्मीर के चुनाव में, ये जो पंचायत चुनाव थे, कैसे लोगों ने गठबंधन के लोगों ने बाइकआउट किया, लेकिन कैसे लोगों ने इसको नकारा, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 76% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट आई थिंक दिस इज मिसलीडिंग, क्योंकि अगर आप, कश्मीर इज नॉट जम्मू, कश्मीर इज बोथ श्रीनगर एंड जम्मू, तो अगर आप देखिएगा तो जम्मू में पीपल डिड टेक पार्ट, लेकिन जो सेंसिटिव इश्यू थे और जहां पर ये कॉल दिया गया था बाइकआउट का, वहां पर कई जगह पर 2% वोट हुए थे और कई जगह पर 6%। तो ओवरऑल कश्मीर में आई थिंक 6 to 7% वोट हुआ था। आई थिंक ये सब जो स्पेसिफिक्स थे दे वर नॉट एड्रेस। और सेकेंडली अगर आप आइएगा कि कहां पर क्लैरिटी नहीं थी, तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए जब प्राइम मिनिस्टर ने 3 चीजों को टच किया: राम मंदिर, सबरीमला एंड ट्रिपल तलाक। इफ यू लुक एट इट, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। क्योंकि मैं आपको 1 मिनट रुकाऊंगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इसमें भी अगर पहले दिन की शुरुआत ही मैं, मेरा, मुझे और मैंने से करेंगे, तो देश भी फिर हम की और चल, आपको चलता करने की तैयारी कर रहा है। 100 दिन अब आपके बचे हैं और उल्टी गिनती चालू है।
देश उम्मीद कर रहा था कि 10 वो मुद्दे जो आपने इस देश से 55 महीने पहले वादे किए थे, उन पर आप प्रकाश डालेंगे। देश को बताएं मोदी जी, पहला 15 लाख जनता के खाते में आए या नहीं। दूसरा, देश को बताते कि 80 लाख करोड़ काला धन जो 100 दिन में वापस आना था, 55 महीने के बाद 1 रुपया भी उसमें से वापस आया या नहीं। तीसरा, देश को बताते कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, यानी 55 महीने में 9 करोड़ रोजगार जो आने थे, उनमें से 9 लाख रोजगार भी देश में पैदा हुए या नहीं। चौथा, किसान को जुमला तो था लागत पर 50% मुनाफा देने का, पर क्या किसान को लागत मिली? मुनाफा तो दूर। पांचवा, वादा तो था व्यापार को सरल बनाने का, परंतु जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स लगाकर धंधा मंदा और व्यापार चौपट क्यों कर डाला। छठा, नोटबंदी में काला धन वालों की ऐश और रातों रात सफेद बनाया सारा कैश। अर्थव्यवस्था को किया 3.5 लाख करोड़ का नुकसान। लाखों महिलाओं का वर्षों पुराना स्त्री धन लिया लूट। जनता लूटी, 120 लोग बैंकों की लाइन में मरे। इसका जवाब क्या है? आठवां, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता और खिलवाड़ क्यों किया? जम्मू कश्मीर में 55 महीने में 428 जवान शहीद और 278 नागरिक मारे गए। नक्सलवाद ने 248 जवानों की जान ले ली, 378 नागरिक मारे गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? नौवां, क्या यह सच नहीं कि भ्रष्टाचार आज सर चढ़कर बोल रहा है? आम जनमानस की जिंदगी हो या राफेल का 30,000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हो, और देश जानना चाहता है कि अगर कुछ गलत नहीं तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच से परहेज क्यों? और 10वां, यह भी बता देते, क्या गंगा मां साफ हो गई? आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो कहता है कि 39 में से 38 स्थानों पर आज भी गंगा मां उतनी ही मैली है। 100 स्मार्ट सिटीज में से कितनी बनी 55 महीने में? शायद एक भी नहीं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया का क्या हुआ, जिनका आपने नाम लेना ही छोड़ दिया? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.5% ही है। और अब तो यह भी हो गया कि इस देश में कच्चा तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरने के बावजूद पेट्रोल 68 रुपया 65 पैसा लीटर, आम जनमानस के स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार का, परंतु हवाई जहाज में यात्रा करने वाले का पेट्रोल 58 रुपया लीटर। क्या यही है अच्छे दिन? क्योंकि भुगत रहा है देश। इसका जवाब मोदी जी देते तो बेहतर होता। टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। तो अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि जो सारे सवाल देश के सामने हैं, उनमें से किसी भी सवाल का जवाब पीएम मोदी के इस 90 मिनट के इंटरव्यू में नहीं मिला है। वो लगातार उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से उन मुद्दों को गिनाया है जिस पर कि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से मोदी सरकार से सवाल पूछते आए हैं, और उन्हें एक मौका लगा था कि शायद इस इंटरव्यू में वो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उनके जवाब उन्हें नहीं मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। नवीन जी, आप इसमें जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे कि कश्मीर की बात तो आपने कर ली थी, लेकिन आप ये भी कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर बात नहीं हो पाई। नहीं, ये स्पेसिफिक एक जो मोस्ट सेंसिटिव 3 इशू जो अभी कंट्री के सामने है, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक एंड सबरीमाला। इफ यू सी द कंट्राडिक्शन, प्राइम मिनिस्टर ने अगर
सबरीमाला के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम लोगों ने एक्ट किया, वी एक्टेड इन पार्लियामेंट आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसके आधार पर हम एक्ट किए। लेकिन अगर राम मंदिर के मुद्दे के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जब राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था ऑर्डिनेंस लाने के लिए, ही केप्ट दैट ऑप्शन ओपन कि ऑप्शन हम ला सकते हैं। अब आप देखिए ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा कि ट्रिपल तलाक एक सोशल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है। इसीलिए हम लोग उनकी पार्टी जो उसको एक तरीके से और गवर्नमेंट भी उसको इन्फोर्स कर रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए इस तीनों में अगर क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप सेलेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक के बारे में आप कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट करेंगे और सबरीमाला के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि माइनॉरिटी जज का जो जजमेंट है वो एक्सेप्टेबल है, हमको उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो दूसरा इशू है। राम मंदिर के बारे में ओपन एंडेड रख रहे हैं। तो ट्रेमेंडस कंफ्यूजन है गवर्नमेंट का, जहां तक ये 3 सेंसिटिव इश्यूज के बारे में अप्रोच गवर्नमेंट का होना चाहिए। पर इसको ऐसे भी रख सकते कि शायद ये कंफ्यूजन है नहीं, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर उन्हें क्या करना है। अब ये जनता को तय करना है कि उनका जो स्टैंड है वो सही है या नहीं। ये देखिए, ये मेरे अनुसार ये सेंसिटिव इशू है, गवर्नमेंट को ये सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट मेरे लिए बहुत पजलिंग इशू है और वरीसम इशू है कि क्या गवर्नमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इतना सेलेक्टिवली इंटरप्रेट कर सकती है कि अगर देखिए इससे एक मेजर इशू उठता है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रिपल तलाक के बारे में जब वो कह रहे हैं कि ये रिलीजियस इशू नहीं है, सोशल इशू है। पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां भी बैन है, इसलिए हम लोग इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। सोशल इशू है, रिलीजियस नहीं है। तो क्या ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का इशू सुप्रीम कोर्ट जो डिस्पोज ये हियर कर रही है वो एक रिलीजियस इशू के रूप में, क्या राम मंदिर का इशू को अगर लैंड डिस्प्यूट के रूप में सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज करके कोई डिसीजन देती है तो गवर्नमेंट क्या उस पर ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी? क्या गवर्नमेंट उस पर चुपचाप बैठ जाएगी? ये दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि देयर शुड हैव बीन ए स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैं विनोद जी से पूछना चाहूंगा, राम मंदिर का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा, कम से कम अभी सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश की जा रही है संघ परिवार की ओर से। ऐसे माहौल में, ऐसे जब दबाव बनाया जा रहा है आरएसएस प्रमुख की ओर से कि सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, तब पीएम का यह कहना कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस बारे में कुछ विचार होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ऑन द फेस ऑफ इट ये प्रधानमंत्री से ही अपेक्षा की जाती थी कि भाई वो अभी तात्कालीन तो वो गौर नज़र है सुप्रीम कोर्ट के, और जब सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर फैसला लेगा तो उसके बाद सरकार उसके बारे में सोचेगी। अब शबरीमला में जो रिएक्शन है बीजेपी की और राइट विंग की, उससे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कोई ऑप्टिमिज्म की गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जजमेंट है उसकी सरेआम तौहीन की जा रही है और लोगों को उकसाया जा रहा है उस जजमेंट के बनाए हुए दायरे को तोड़ने के लिए। अगर क्या वही बात राम मंदिर के बारे में भी दोहराई जाएगी? और ट्रिपल तलाक जो है, और ट्रिपल तलाक जो है, ट्रिपल तलाक में जो बेसिक फोकस सरकार का है, और असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्पीच में कहा भी था कि एक जज की जो जजमेंट है उसकी ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करके उन्होंने ये जो लॉ लाने की कोशिश की है और इसलिए फंसा हुआ है। बीजेपी के अंदर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसको आप बेलेबल कीजिए और कंपाउंडेबल कीजिए, क्योंकि एक फैमिली लॉ है और फैमिलीज में कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश रख के ही चलना चाहिए किसी भी चीज को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रिपल तलाक इज नॉनेस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई जो चीज नॉनेस्ट है उस पर कानून क्यों बना रहे हैं? और फिर ओवैसी की ही स्पीच में अगर आप सुने तो उसने दानिशमंद जूरिस्ट को इंटरनेशनल कोट करते हुए कहा कि जहां कानून की जरूरत नहीं होती, अगर वहां कानून लाया जाए तो उसको टिरनी कहते हैं जी। आप समझे कि नहीं? तो मैं समझता हूं कि वो भी मसला उतना ही गंभीर है ट्रिपल तलाक वाला जितना कि शबरीमला का है, क्योंकि उसमें कहा गया कि शबरीमला हमारी आस्था का सवाल है, तो फिर ट्रिपल तलाक क्या है? तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति। एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे, सी द ये आयरनी ऑफ इट कि आज केरला में करीब 4 लाख महिलाएं वॉल बना के खड़ी सड़कों पे खड़ी है, हाथ में वो ज्योति लेकर आप के। हाँ। मुस्लिम महिलाओं की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ट्रिपल तलाक विधेयक लाना चाहते हैं, लेकिन जब ये महिलाएं
खड़ी हैं 4 लाख महिलाएं, क्या इसको जिस तरीके से डिनाउंस किया जा रहा है और इन लोगों को रिडिक्यूल किया जा रहा है, क्या ये दिखाता नहीं है कि तो जिस तरह का डुप्लिसिटी? बिल्कुल, एक तरह से हमें जो समझ में आ रहा है, कई चीजों में कंफ्यूजन बरकरार रहा है और इस पूरी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया पर हम चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी के साल के पहले इंटरव्यू का, पहले ही दिन आया इंटरव्यू, जो कि लग रहा है कि चुनावी साल का पूरा एजेंडा भी तय करेगा। जो सोच है, जो तेवर है, वो दिखाई दे रहा है विनोद जी की किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। देखिए, उन्होंने जो एक बड़ी प्रमुख बात कही है वो ये है कि एक तरफ जनता होगी, दूसरी तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन होगा। और जब हम अभी हाल ही में विभिन्न प्रांतों में जा गए थे इलेक्शन के दौरान, तो मेरे को ये सेंस था कि देखिए, कहीं भी नेता डिक्लेयर्ड नहीं था तीनों प्रांतों में। मुख्यमंत्री तो थे तीनों प्रांतों में बीजेपी के, विपक्ष का कोई नेता डिक्लेयर्ड नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से लोग मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि कभी कभी नेतृत्व जो है मुद्दों के पास चला जाता है। मुद्दे जो होते हैं वही नेतृत्व बन जाते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को भी इस बात का थोड़ा सा कॉशियसली इस पे चलना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मुद्दे एड्रेस नहीं होंगे, वो मुद्दे जनता के डायलॉग में, उसके डिस्कोर्स में प्रमुख रहेंगे और इलेक्शन के दौरान वो ही मुद्दे लोगों को ग्रेविटेट करेंगे, भाषण नहीं करेंगे। जो मुद्दे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसान को अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पे लड़का पढ़ लिख गया है, बैंक से कर्ज लेके पढ़ लिख गया है, नौकरी नहीं लगी है, आप समझे। उसी तरह से तेल के दाम अभी गिर गए हैं, अनुपात में गिरे हैं, अगर उस दौरान कहीं बढ़ गए तो वो भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स, उसमें घटाने की कोशिश कर रही है सरकार, अगर सक्सेसफुली नहीं घटा पाती है तो वो एक प्रमुख मुद्दा होगा। तो प्रधानमंत्री ने ये जो कहा कि मैं पीपल वर्सेस महागठबंधन, और जो मैं तो जनता के स्नेह पे बना हुआ हूं प्रधानमंत्री, और वो स्नेह उनको मिलता रहेगा। देखिए, जनता अपार स्नेह देती है, लेकिन फिर छीन भी लेती है। लेकिन जब नाराज हो जाती है तो फिर बड़े बड़े नेताओं को उसने सबक सिखाया। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, इतिहास जो है कई बार अपने को दोहराता भी है, ये बात भी सच है। लेकिन क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे, इन सब पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पीएम मोदी के इंटरव्यू पर चर्चा जारी है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रणनीति में किस तरह से प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या कुछ कहा है। एक बार आपको मुद्दे के मुताबिक किन किन मुद्दों पर वो क्या क्या बोले, एक बार सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना, क्या इज इट अ प्रॉब्लम, नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं।
तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी और यहां तक कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है, और इसके लिए आप एक एम्पैथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से? ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था, उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। एक भी घटना हो गलत है, ये मेरा स्पष्ट मत है। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए। और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असहिष्णुता लोगों को देखने लग जाती है, डर लगने लग जाता, तो किसी का लोगों का एजेंडा होता है, ऐसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। हम ये पूछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गांव था, और 18,000 गांव को बिजली। एक बात जरूर है जो इसका मुझे आश्चर्य तो नहीं है, जो एक लुटियन दुनिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूं न अपना बढ़ा सका हूं, क्योंकि न मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो एक नॉन एलिट वाली दुनिया का मैं प्रतिनिधि हूं एक प्रकार से। तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे जो तत्व हैं उनको कैसे जीत पाऊं। तो काफ़ी सारी बातें पीएम मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कही है कदमनी, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो भी मुद्दे 2019 के चुनाव में आ सकते हैं या जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सबके बारे में सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन जैसा विनोद जी ने पॉइंट आउट किया कि रोजगार का जो एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के कि चुनाव में बड़ी चर्चा भी हुई है, उस पर ना सवाल हुआ ना उन्होंने कोई इस पर जवाब दिया है। वैसे विनोद जी, आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ मैं कि तेवर जो हैं वो जरा अलग हैं। अगर आप बहुत ध्यान से उसको देखें तो तेवर जो है पहले से अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है। भाषा जरा अलग करने की कोशिश की गई है इस इंटरव्यू में। ये क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, क्या ये उसका रिएक्शन है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, राजनेता को पता होता है कि कब उसको किस अंदाज में बोलना है, और भले ही हम जो मर्जी नरेंद्र भाई के बारे में कहते रहें, लेकिन वो एक बहुत प्रखर राजनेता हैं, बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। आपने एज अ जर्नलिस्ट एक बात नोटिस की होगी कि कुछ एक सवाल जो इस इंटरव्यू में थे, ऐसे सवाल पहले उनसे कभी नहीं पूछे गए पिछले 4.5 साल। और मेरा ये मानना है कि शायद वो चाहते भी थे कि ऐसे सवाल उनसे पूछे जाएं, क्योंकि एक छवि जो बनी है माननीय प्रधानमंत्री की, उसी छवि के विपरीत बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं की छवि बन रही है जो जिसको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। मिसाल के तौर पे शिवराज सिंह चौहान जो अपने विरोधियों के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए, उसकी बहुत प्रेज हुई। नितिन गडकरी साहब कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी बड़ी प्रेज हो रही है। तो ये जो टेम्पलेट है और जो राहुल गांधी का टेम्पलेट है कि जो हमारे विरोधी भी हैं हम उनसे प्यार करेंगे लेकिन विरोध करते रहेंगे, तो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है, और मैं गलत हो सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कि प्रधानमंत्री
उसकी काट भी निकाल रहे हैं। मुझे स्वयं याद है कि जीएसटी पे जब डिबेट हुई थी और बड़ी इंक्लूसिव अच्छी डिबेट थी और प्रधानमंत्री ने सबका धन्यवाद किया था, और उस दौरान राहुल गांधी एक स्टेज पे खड़े होकर थोड़ी मजबूती से और थोड़ी कॉम्बेटिव तरीके से कुछ अपनी बात कर रहे थे, और उस वक्त कैमरा जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे चला गया और प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जो बहुत कम मैंने देखी। और उसके बाद मैंने लिखा कि आई वंडर वेदर द प्राइम मिनिस्टर realizes the power of a benign smile that he has, you know. He's capable of giving. देखिए पॉलिटिक्स में ह्यूमिडिटी भी एक बड़ी वेपन होती है, और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में ये कॉम्बेटिव वर्सेस हम्बल नहीं होगा, ये हम्बल वर्सेस हम्बल का भी एक कश्मकश हो सकती है। लेकिन मोदी की ये पहचान है, जो कॉम्बिटिवनेस है, जो लड़ाई करने का उनका तरीका है, जो आक्रामक अंदाज से वो बोलते हैं, लोग वो भी सुनने जाते हैं सभाओं में। उन्हें लगता है कि जब वो हमला करेंगे, तीखा हमला करेंगे, तो लोगों को मजा भी आता है, सुनते भी हैं। लेकिन जैसा विनोद जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि एक जो बात बार बार कही जा रही थी कि 4-5 साल का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी ने नहीं की। अगर वो तुलना करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से, तो हर साल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। कई सवाल देश के सामने खड़े हो गए थे, उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। आपको लगता है कि ये इंटरव्यू उन सवालों के जवाब देता है? देखिए, जैसे विनोद जी ने कहा, हम पूरी तरह सहमत हैं इनसे कि आने वाले दिनों में ये एक एक्सरसाइज है। दिस इंटरव्यू मेरे अनुसार, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, कि दिस इज ए मैसिव पॉलिटिकल एक्सरसाइज टू प्रोजेक्ट ए डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर आज के दिन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से परसुएसिव, एक्सप्लानेटरी, ये इस तरह, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू हियर द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कॉम्बैटिव, इज वेरी एग्रेसिव। नो, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है। आई मीन पीपल लाइक इरिटेटिंग सवाल भी थे उनसे पूछे गए, वो सारे सवाल भी आए जो जिसमें कि लोगों को लगता है कि विवादास्पद हो सकते थे, लेकिन वो भी पूछे गए। वो कॉम्बैटिव और एग्रेसिव रहते थे, और थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स वो हर हर मोदी का नारा लगाते थे। बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, I think Prime Minister has also realized that there has been a lot of criticism, especially from the opposition, that he is arrogant, he is inaccessible. आप 2 दिन पहले अगर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए तो he was saying कि I would expect a movie on insensitive Prime Minister. So somewhere I think this is a exercise in course correction, and to a great extent Prime Minister has been successful. क्योंकि कुछ सारे सवाल very pinpointed सवाल, especially about बनारस, कि बनारस में you have not been able to cleanse the Ganga. You know, that sort of question हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि 6 महीने पहले और 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर से पूछे जा सकते थे। तो नेचुरली, जैसा विनोद जी ने कहा कि विद इन द बीजेपी ऑल्सो कुछ लीडर ऐसे उभर कर आ रहे हैं जिनके बेटर एक्सेप्टेबिलिटी है इन द अपोजिशन रैंक आल्सो एंड विद इन द बीजेपी। शायद ये एक क्रेसेंडो जिसको कहते हैं उसको बिल्डअप करने की कोशिश है। आईपी सिंह है, बीजेपी के नेता, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। आईपी सिंह साहब, जो यहाँ पर इंटरव्यू जो दिया है पीएम ने, उसमें उन्होंने राम मंदिर वाली बात बोली है और कहा है कि वो कोर्ट में है मामला, टाइटल सूट है, बेसिकली अगर सारा कुछ ट्रैपिंग हटाकर देखें तो जमीन का मामला है। जो वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के वकील हैं वो इसको अटकाना बंद करें और ये न्याय की प्रक्रिया से चलेगा। अगर मान लीजिए वहां पर ये ओपन इंटरव्यू होता जहां पर सवाल अलाउड होते, तो एक सवाल ये भी आता कि जो बयान है वो बीजेपी या बीजेपी से जुड़े जो संगठन हैं उनके तरफ से आते हैं और माहौल गर्माता है। ऐसे में पीएम का बयान और जो उनके नेता जो बोलते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप क्या बोलेंगे? देखिए, देश का 110 करोड़ जो हिंदू है वो चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो, चाहे वो देश की संसद से हो या देश की सर्वोच्च अदालत या आपसी विचार विमर्श का जो समय निकल गया। अदालतों में अटकाने भटकाने का काम कांग्रेस से लेके तमाम दलों के जो नेता वकील हैं वो लटकाने का काम करते। उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 तलाक पर जब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला ले लिया, उसके बाद हम संसद में उस पर कानून बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देश चाहता है कि जो संसद के दोनों सदन हैं, दोनों में राम मंदिर पर चर्चा हो और विधेयक पास हो, यह देश चाहता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, संसद प्रतिबद्ध है, लेकिन हम इंतजार करेंगे, हम चाहते हैं
कि बहुत जल्दी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए, जिससे कि संसद में हम उस पर आगे जो कार्रवाई होनी उस पर हम आगे बढ़ सके। इसलिए कहीं उनका डेविएशन नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से देखा जाए 2019 का, और आज 1 जनवरी है, और जिस तरह हमारी प्रधानमंत्री जी ने बेबाक तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दिया, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे आयुष्मान भारत मिडिल क्लास के लोगों का मामला हो, देश में घर घर बिजली पहुंचाने का मामला हो। जी, इस पर भी आएंगे, बाद में आएंगे इस पर। आईपी सिंह साहब, इस पर बाद में आएंगे। फिलहाल इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन जो प्रतिबद्धता न्यायिक प्रक्रिया के लिए अखिलेश कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो मिस कर जाते हैं। दूसरी बात, जो आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत है, उन्होंने अपने भाषणों में कहा है, 2 या 3 बार वो कह चुके हैं कि सरकार को अब कानून का रास्ता इस पर देखना चाहिए। हाँ। तो अब उनका जो धैर्य अगर वो चुक रहा है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि कम से कम न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, तो ये एक संदेश तो सारे संघ परिवार को जाता ही है कि आप चाहे जो भी कहते रहे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जनता के लिए तो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल रहता है। अभी 4 तारीख से ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी शुरू हो रही है, तो इसमें जो केंद्र सरकार के वकील हैं वो अपनी ओर से कहेंगे इस बात को कि आप इसको हर रोज सुनिए। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर भी इसमें एक मुद्दा है जो कि इस इंटरव्यू में छाया रहा है। इसके अलावा भी कई सारी बातें, उन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तो लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का, और ये इंटरव्यू जो है वो काफी कुछ कहता है। यहाँ पर अभी हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे बैठे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है विनोद जी की, कर्ज माफी जो है वो, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक टर्म है टचिंग द रॉ नर्व, वो क्या हो गया है बीजेपी का? क्योंकि उस पर बार बार पीएम कह रहे हैं कि कर्ज माफी जवाब नहीं है। हालांकि बीजेपी के राज्यों ने किया, हमने नहीं रोका, लेकिन ये कहीं हिला रहा है। ये पॉपुलिज्म वर्सेस रियलिज्म डिबेट जो है ना, इलेक्शन के पास नजदीक चलती नहीं है। आप समझे कि नहीं? अगर आप एक तरफ एक बड़े अखबार में परसों ही खबर छपी कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा सरकार कोई रिलीफ लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें लोन वेवर भी हो सकता है, वो आप भावांतर के लिहाज से भी उसको देख सकते हैं। जैसा भी है, ये वेलफेयरिज्म है। ये कोई सीरियस इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है। और भारत में वेलफेयरिज्म स्थापित हो चुका है हमारी राजनीति में परमानेंटली, क्योंकि हमारी राजनीति में कभी भी सीरियसली किसी इश्यू को टैकल करके उसके दूरगामी नतीजे हासिल करने की कोशिश नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बुलेट ट्रेन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बुलेट ट्रेन पे जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा अगर मेरा ट्रेन ट्रेवल सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज्यादा सिक्योर फील करूंगा। लेकिन पॉपुलर इमेजिनेशन उससे कैप्चर नहीं होगी। भाई बुलेट ट्रेन से तो पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर हो जाती है ना, कि बुलेट ट्रेन चलवा दी, तो माइलस्टोन्स बनाने की कोशिश रहती है हर नेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की। माइलेज बढ़ाने की नहीं रहती, माइलस्टोन लगाने की रहती है। एक चीज जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि चुनाव जब होते हैं तो बड़े सिंपल टर्म्स में होते हैं, और बीजेपी ने 2014 में इसको बहुत अच्छे से कैच किया था। एक लाइन जो है, जो अभी कांग्रेस इस्तेमाल करे कि हमने कर्ज माफ किया, 4 शब्द हैं, लेकिन इंपैक्ट जबरदस्त है। जब पीएम मोदी यहां इंटरव्यू में समझा रहे हैं कि भाई ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान सही नहीं है, ये किसानों को फायदा नहीं दे रहा है, वो जरा समझने में तकलीफ भी होगी शायद, और मुश्किल भी होगी। देखिए, इसमें तो हमको हंसी भी आती है, क्योंकि अगर उठाइएगा कर्ज माफी का इतिहास, कांग्रेस ने जो किया, यूपीए ने एक डोल के रूप में हटने के पहले दिया था, इट वाज नॉट ए जनरलाइज कर्ज माफी। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में, यूपी में 60,000 करोड़, महाराष्ट्र में 40,000 करोड़, हर जगह बीजेपी जब इलेक्शन में गई, झारखंड में भी इन्होंने दिया काफी है। तो बीजेपी ने, और यहाँ पर फिनांस मिनिस्टर बैठकर अपोज कर रहे हैं और वहाँ मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं जहाँ पर कर्ज माफी का प्रोविजन है। आई मीन सच कॉन्ट्रडिक्शन। आज जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह की कर्ज माफी का उल्लेख कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कि, और प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि राहुल गांधी जो एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि सारे किसानों के कर्ज माफ हो गए हैं, वो ऐसी बात नहीं है, वो सेलेक्टिव ढंग से हुए हैं। ठीक है, यूपी में भी सारे किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए और महाराष्ट्र में भी नहीं हुए। लेकिन बिगर इशू जो आज उठाया जा रहा है, जिसका विनोद जी ने भी उल्लेख किया कि 3-4 दिन पहले से ये जो खबर आ रही है कि मैसिव डोज ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ टू फार्मर्स, तो आप ये चीज देखिए
कि एम्प्लॉयमेंट के इशू पर ये इंटरव्यू साइलेंट रहा, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में और 4 मंथ्स में यू कैन नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फार्मर्स को आप डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, डोल दे सकते हैं, या तो तेलंगाना स्टाइल खोल सकते हैं, तेलंगाना स्टाइल जिसमें 3 लाख करोड़ रुपीस का है, या तो भावांतर की जो बात कर रहे हैं कि एमएसपी में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको बेनिफिट दें, और तीसरी जो बात कही जा रही है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डायरेक्टली गोज टू द फार्मर्स। ये तीनों जो इशू हैं वो इनडायरेक्टली वो लोन वेवर के समान ही है। ये एग्रीकल्चर आपके इसमें ग्रोथ बुनियादी को फर्क बढ़ाने ये के लिए नवीन जी, कुछ बुनियादी फर्क जो पीएम ने अपने इंटरव्यू में भी कही, उन्होंने बात कहा कि जो अधिकांश किसान हैं वो सरकारी बैंकों से कर्ज नहीं ले रहे हैं, वो साहूकारों के पास जा रहे हैं और इसलिए उनको कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलता। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो मॉडल है कर्ज माफी का वो ठीक नहीं है। देखिए आपको दूसरे उपायों पर विचार करना पड़ेगा। उसमें नहीं, उसमें कहा यह जा रहा है कि बेसिकली अगर आप देखिए अगर सुसाइड जो किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट के पास सुसाइड का लास्ट पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा भी नहीं है, तो 2014 के बाद जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं बेसिकली कौन वो फार्मर है, वो शेयर क्रॉपर्स हैं जो कि लोन नहीं मिलता है उनको, क्योंकि मकान। अब ये एक प्रोविजंस की जो बात की जा रही है दिस इज वेरी वेलकम कि मंडी में जो किसान जाएंगे रसीद लेकर और जिन्होंने अनाज को बेचा है उस फार्मर को उस रसीद के आधार पर इवन इफ इट इज भावांतर योजना पर भी सवाल उठे हैं, ऐसा नहीं नवीन जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ उसमें ये पाया गया कि जो बिचौलिए हैं उनको ज्यादा इसका फायदा मिला है, कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो झारखंड वाले फार्मर पे बात कर रहे हैं या फिर एमएसपी को बढ़ाने की बात करेंगे। हाँ, नहीं उसमें क्या, और दूसरा जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए कहा क्या जा रहा है, एक सेकंड गिव मी अ मिनट। कहा जा रहा है क्योंकि एमएसपी को जो इंप्लीमेंट किया गया कि 1.5% ऑफ द इनपुट कॉस्ट हम देंगे, दैट वाज ए डिजास्टर हिंदी में सर। हाँ, ये फेलियर रहा। आज इसको रियलाइज करके कि ये फेलियर रहा और गवर्नमेंट के मंडी में लोगों ने जाकर काम दाम में बेचे हैं, रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए। आज ये कहा जा रहा है कि जो अक्टूबर और नवंबर में फसल किसानों ने बेचा है और वो एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं क्योंकि गवर्नमेंट वाज इल प्रिपेयर्ड टू उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने, उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम बेनिफिट देंगे जी, ठीक है, ये कहा जा रहा है। समहाउ देखिए डेस्परेट अटेम्प्ट है कि फार्मर्स जो है इन ए बिग वे बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये तीनों स्टेट में, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्ज माफी का मुद्दा जो सत्ता में आने की चाबी बन गया, ये हर पार्टी को समझ में आ गया कि अगर आप कर्ज माफी का वादा कीजिए और सत्ता में आ जाइए, तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक अलग रास्ते की बात, अलग रास्ते, ये कर्ज माफी आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये दूसरा रास्ता है। जैसे तेलंगाना में कहा गया कि 5000। विनोद जी, मैं इस पर चर्चा रखूंगा जारी, आपसे भी पूछूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना होगा, वक्त एक ब्रेक का। मिशन 2019 में आपका स्वागत है। 2019 का साल आज से शुरू हुआ है, साल का पहला दिन, और आज ही एक धमाकेदार इंटरव्यू पीएम नरेंद्र मोदी का आया है। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब देने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की, उनसे सवाल भी पूछे गए। कई सवाल ऐसे भी थे जो काफ़ी तीखे सवाल थे, उनके भी उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जो पूछे नहीं गए, उन पर भी सवाल के जवाब अभी नहीं मिल पाए। रोजगार का सवाल हो या दूसरे इसी तरह के सवाल जिस पर के भी जवाब नहीं मिल पाए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी के साल के पहले दिन आए इस इंटरव्यू का, जिसका में कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू से मिशन 2019 का एजेंडा भी तय हुआ है, साथ ही मुद्दे भी तय हुए हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन की जो बात हो रही है उसको लेकर के भी जो पीएम मोदी ने अपनी ओर से कोशिश की है सवाल उठाने की। विनोद जी, जो सवाल उठता है वो ये भी है कि महागठबंधन को लेकर के वो सवाल पूछे थे, लेकिन उनके अपने सहयोगियों के बारे में भी सवाल पूछे गए। ये कहा गया कि आपके जो अपने सहयोगी हैं वो भी लगातार अब उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो चाहे राहुल गांधी करते हैं। देखिए, गठबंधन जो है, कोई भी गठबंधन जो है, जो ग्राउंड पे सोशल अलायंस है, उससे डिवोर्स नहीं होता, और जब ग्राउंड पे सोशल अलायंस टूटना शुरू कर देती है तो पॉलिटिकल अलायंसेस टूटती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल अलायंस हो जाती है टॉप पे और ग्राउंड पे सोशल अलायंस नहीं बनती है और वो गठबंधन हार जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन जो महागठबंधन का जो मॉडल है उसके लिए ये है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और नेतागण ही इकट्ठे ना हो, पर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जमीन पे उनको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। उनके जो वोटर है, उनकी जो वोट बेस है, क्या वो भी जुड़ती है एक दूसरे के साथ सामाजिक तौर पे, सोशली। वो एक बड़ा चैलेंज होगा और ये बात सच है। लेकिन उसके विपरीत जो एनडीए के घटक दलों के बीच में उठापटक चल रही है, वो भी इस बात का नमूना है कि जमीन पे जो सोशल अलायंस थी वो थोड़ी सी टेंस हो गई। थोड़ी हो गई या ज्यादा हो गई तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं तो अपने यहाँ पे थोड़ी ही कहूंगा। और इतना
बेबाक तरीके से जो आज के दिन शिवसेना बोल रही है। कुशवाहा छोड़ के चले गए हैं, चंद्रबाबू नायडू छोड़ के जा चुके हैं, और जो एलजेपी ने सीटें लिए हैं वो हाथ मरोड़ के सीटें लिए, आम ट्विस्ट करके सीटें लिए। ऐसा कभी बीजेपी के साथ होता हुआ पिछले 4.5 साल में हमने नहीं देखा। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा पीएम ने कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि वो अपने सहयोगी दलों की कीमत पर आगे बढ़े। वो बोलते हैं कि वो हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम भी बढ़ें, वो भी बढ़ें। तो आपको लगता है ये जो बयान है ये भविष्य में 2019 के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद भविष्य में एक तरह से जो संभावित सहयोगी हैं उनके लिए एक संदेश हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही, जैसे पीडीपी की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात होती है तो पीडीपी जब सरकार टूटी, गठबंधन टूटा, तो ये बात कही गई कि पीडीपी के कई विधायक बीजेपी के में टूट करके आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उस कोशिश को हवा नहीं दी, कम से कम ये संदेश देने के लिए कि वो सहयोगी पार्टियों को तोड़ने में यकीन नहीं रखती है। देखिए, इस क्वेश्चन पर हम आएंगे, लेकिन कुछ बोलना हम चाहेंगे जो कि काफ़ी ये गठबंधन की राजनीति को लेकर जिस तरीके से एक प्रयास हो रहा है, और देखिए सबसे सेंसिटिव ये चीज़ आने वाले दिनों में दिखाई देगी, अनफोल्ड करेगी, कि एक प्रयास हो रहा है इस बात का कि ये दिखाया जाए कि आने वाले दिनों में अपोजिशन पार्टी की जो सरकार अगर संभावित बनने का है तो वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वो ऐसा एक सरकार बनेगा जिसमें महागठबंधन होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाएगा। तो समवेयर आई थिंक दिस इज ए पॉलिटिकल गेम प्लान ऑफ द बीजेपी टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि अगर आप महागठबंधन के साथ जाते हैं तो यू आर टेकिंग द कंट्री इनटू अ कोर्स ऑफ डिजास्टर। वो तो करेंगे, ये हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा महागठबंधन अगर था तो वाजपेयी जी का 22-24 पार्टी की सरकार थी, और जहां तक गठबंधन की राजनीति का सवाल है, कोई भी आइडियोलॉजी और सिद्धांत किसी साइड ने आज तक इंडिया में नहीं अपनाया। नहीं, इसमें फर्क ये एक फर्क है कि बीजेपी तब जो 180 सांसदों के साथ उस गठबंधन की धुरी थी, यहां पर क्या कांग्रेस पार्टी वो धुरी बन पाएगी? सवाल तो ये है उनका, जो अगर वो डर दिखाने की जो बात कर रहे हैं आप, वो डर तब दिखाया जाएगा जबकि किसी रीजनल पार्टी के व्यक्ति को लाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री बना देंगे, जिसकी अपनी कोई नेशनल विजन नहीं होगा, कोई इंटरनेशनल विजन नहीं होगा। वो डर दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, बहुत सारे ये डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या हमको आप इस बात का एश्योरेंस दे सकते हैं कि कल अगर बीजेपी के पास 150 और 160 सीट की रह जाती है, और ऐसी स्थिति में क्या एक कंपल्सन नहीं हो सकता है कि किसी ऐसे एलाइज को आप लाएं जो कि आपके विचारों से टोटली असहमत हो, कोई ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए जो कि आपको अनएक्सेप्टेबल हो, लेकिन मजबूरी में आपको सपोर्ट करना पड़े? ये आपने देखा होगा, आप केवल एग्जाम्पल लेके देखिए। आई एम नॉट गोइंग टू रिसर्च, बहुत पहले आप नीतीश कुमार का एग्जाम्पल देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार को अटैक किया था, और डीएनए भी उनका क्वेश्चन किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के 1 करोड़ लोगों का नाखून काटकर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा था। तो इस तरह के सिद्धांत विहीनता के बाद वो अलायंस हुआ था, पीडीपी के साथ अलायंस हुआ। तो और जिस तरह का मजबूरी में अलायंस शिवसेना के साथ कैरी करना पड़ रहा है, तो मेरा मानना है कि दोनों साइड, बीजेपी और कांग्रेस लेड अलायंस, कहीं कोई देखिए सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। आईपी सिंह जी हमारे साथ बनने में लखनऊ से। आईपी सिंह जी, आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा, जहां तक सहयोगियों की बात है, वो ये कह रहे हैं कि कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ अवसरवाद है। बीजेपी भी वही अवसरवाद का परिचय देती है, कांग्रेस भी उसी का देती है, कोई फर्क नहीं है आप में और बीजेपी कांग्रेस में। देखिए अखिलेश जी, मैं विनोद जी को सुन रहा था, सतही तौर पर जो भारत की राजनीति है उस तरफ उन्होंने इंगित किया है, लेकिन नवीन जी जो सतही मामला है उस बात को टच नहीं कर रहे। सवाल यह है कि 24 दलों को जिस बात का उल्लेख अखिलेश जी आपने किया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में गठबंधन की राजनीति को अस्थायित्व दिया, जो अस्थायित्व मुद्दा कांग्रेस का था, पंडित जी ने छीनने का काम किया। दूसरी तरफ कि हमारे जो गठबंधन के जो दल हैं उनको बढ़ने का हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा उन्हें अवसर देती है। एक उदाहरण 2004 और 2009 का आपको दूंगा। लालू प्रसाद यादव आरजेडी 2004 में और सीपीएम सीपीआई, ये 2 बड़े दल, कांग्रेस को श्रीमती सोनिया गांधी को 145 सीट मिली, उसमें यह 2 बड़ा चंक जीत कर आया था। लेकिन 2009 आते आते यही कांग्रेस ने उन्हें उखाड़ के फेंक दिया। आज सीपीएम कहां है, सीपीआई कहां है, लालू प्रसाद यादव कहां है, और उन्हीं के सारे जो फॉर्डर स्कैम के बड़े बड़े कर्ता धर्ता हैं। और दक्षिण की जो सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके, उसके तमाम मंत्री सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार में रहे, और यूपीए
यूपीए बनाने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है और उन्होंने कहा कि हम यूपीए को समर्थन करेंगे। समस्या तो ये है आईपी सिंह साहब, समस्या ये है कि जो आप कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं उसका मिरर इमेज आज की तारीख में बीजेपी में दिख रहा है, चाहे अपना दल हो, एलजेपी हो, नीतीश बाबू हो या फिर बाकी कुशवाहा वगैरह हो, तो यही दिख रहा है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। तो 1 घंटा 35 मिनट का पीएम का पूरा इंटरव्यू था जो उन्होंने एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसको दिया, जिसके जरिए आप सभी टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि नोटबंदी झटका नहीं था, पैसा बैंकिंग सिस्टम में आया। ये तब कहा है जब विधानसभा चुनावों में जो भी वहां पर गया हो, चाहे नेता हो या रिपोर्टर हो, उनको पता है कि नोटबंदी को लेकर लोगों ने कई सवाल उठाए। विनोद जी, ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब, क्योंकि वो कदम, वो तीर जो है वो तरकश से निकल चुका, तो किसी भी प्रकार से उसको बस जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री अपने भाषणों में, पब्लिक रैलीज में अब इसकी जिक्र नहीं करते हैं, तो ये सवाल का एक जवाब था, आप उसी रूप से लीजिए इसको। मुझे नहीं लगता कि अपने इलेक्शन रैलीज में इस पे ज्यादा वो तवज्जो देने वाले हैं। और सवाल क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि सवाल पूछा गया तो है। उसका जवाब तो देना था ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत फैसला नहीं था और बहुत नंबर 2 का पैसा मार्केट में था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आरबीआई की रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो जितना करेंसी डिमोनेटाइज हुआ वो 99% वापस आ गया, और जो बाकी 1% बचा है उसमें से कुछ नेपाल में पड़ा होगा, कुछ मॉरिशस में पड़ा होगा, इधर उधर पड़ा होगा, लोगों के पास पड़ा होगा, और कुछ लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके पास पड़ा होगा। तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो मीट नहीं हुआ। जो ब्लैक मनी को डिग अप करने का ऑब्जेक्टिव था, प्रधानमंत्री ने जो एमनेस्टी स्कीम्स है उनके भी उल्लेख किया था, अगर आप ध्यान दें इंटरव्यू पे। तो एमनेस्टी स्कीम्स तो काले धन को बाहर निकालने के लिए होती हैं, तो वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ और मैं नहीं समझता इस पे ज्यादा वो तवज्जो देने वाले हैं। और ना वो जीएसटी तो उन्होंने वही कर लिया जो कि कांग्रेस की सलाह थी शुरू से। ये कहना उचित नहीं होता आजकल के जमाने में, लेकिन इसीलिए मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की अहमियत है और प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट की डिबेट के बारे में आखिर में सवाल के जवाब में बोला। पर मेरा अपना यह मानना है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कम बोले और पार्लियामेंट के बाहर ज्यादा बोले। अगर स्वयं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ज्यादा बोलते तो मैं समझता हूं सरकार को जो सलाह मिलती वहां से, उससे बहुत फायदे होते और उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सचमुच फायदा होता है। मणिशंकर अय्यर जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर था, वो बार बार कहता था कि ये जो लेफ्ट पार्टीज इंटरवीन करती हैं उससे मुझे फायदा होता है। कि मैं जो पॉलिसी बनाता हूं उसमें दुरुस्त उसको पहले ही कर लेता हूं ताकि इंक्लूसिव पॉलिसी बने। जो नवीन जी, नोटबंदी की बात जो कादम जी ने सवाल पूछा था, लेकिन अगर हम नोटबंदी पर राजनीतिक मोहर की बात करें या जनता के फैसले की बात करें, तो आपको लगता नहीं कि ये फैसला तो जनता सुना चुकी है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को 325 सीटें मिल गई, तो जो बीजेपी को उसका राजनीतिक फायदा लेना था वो ले चुकी, तो इसलिए अगर पीएम उसका जिक्र ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, यूपी के चुनाव को हम ये नहीं मानते हैं जिस तरीके से कहा गया कि ये नोटबंदी का एंडोर्समेंट था, क्योंकि नोटबंदी के जो प्रभाव है वो दूरगामी थे और सारे नवीन जी, अगर बीजेपी हार जाती तो ये कहते कि नोटबंदी वो शायद कह सकते थे लोग, लेकिन देखिए नोटबंदी केवल ये 40 दिन और 50 दिन का मामला नहीं था। 40-50 दिन तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुआ लाइन में खड़ा होने का, लेकिन नोटबंदी ने का जो व्यापक परिणाम था, डिजास्टर फॉर सेवरल सेक्टर, वो लोगों को बाद में दिखाई दिए और लोगों ने जो ये बहुत सारे सेक्टर्स कभी रिकवर नहीं कर सके। आप बहुत सारे जाकर आप देखिए, कुछ लोगों की लाइफ बर्बाद हो गए उसमें। हो सकता है कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन हो, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, लेकिन जहां तक उसके शॉर्ट कमिंग्स थे और जिसके एडवर्स इंपैक्ट थे वो अभी तक लिंगर ऑन कर रहे हैं। और ये जो है नाउ और आने वाले इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं एक बीटर मेमोरी और के रूप में लोगों के दिमाग में रह गया है। इसीलिए हम एग्री करते हैं विनोद जी से कि हमको नहीं लगता है कि नोटबंदी का किसी भी तरीके से उल्लेख भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। एक दूसरा सवाल है मिडिल क्लास को लेकर के, उनसे पूछा गया कि मिडिल क्लास को लेकर के ये कहा जाता है कि बीजेपी तो मिडिल क्लास की पार्टी है, लेकिन उसके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मिडिल क्लास तो वो है
जो कभी भी खैरात नहीं चाहती है। हालांकि खैरात शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन कहा कि इस तरह के डोल्स उनको नहीं चाहिए, कोई उनको उपकार नहीं चाहिए। मैं खुद मध्यम वर्ग से हूँ और मैं मध्यम वर्ग को अच्छे से समझता हूँ। भारत का मध्यम वर्ग, दुनिया में कहीं भी मध्यम वर्ग जो है वो एडिक्वेटली पॉलिटिसाइज नहीं है। वो लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा अगर इनकम टैक्स में आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। देखिए हाँ, वो तो फेयर वेदर फ्रेंड है। वो मैं ये कह रहा हूँ, भारत की मिडिल क्लास और कहीं भी मध्यम वर्ग जो होता है वो फेयर वेदर फ्रेंड है। अगर उसके घर में पंखा बंद हो जाता है वो सीधा प्रधानमंत्री को गाली देता है। आप समझिए, तो सब लोग उसको खुश रखने की चेष्टा इसलिए करते हैं कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है और 2 इलेक्शन के मध्य में उसकी आवाज सबसे ज्यादा प्रखर होती है। आप हम सब की तरफ से बोल रहे हैं। थैंक्स टू मी। तो इसलिए हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और 2 इलेक्शन के बीच में हमारी ही आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए हर सरकार सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, हम सब बैठ करके दुनिया भर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में हमने बिल्कुल कम बात की। और जो मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का चुनाव है सिर्फ किसानों ने तय किया है। तो इससे फर्क पड़ता है कितना अंतर है हम में और उनके सोचने में। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हुआ क्या कि मध्यम वर्ग का जो बिजनेस था वो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के चलते टूट गया। अब उसके साथ साथ जो किसान आहत था, जो फार्म डिस्ट्रेस थी, तो किसान की बाइंग कैपेसिटी भी कम हो गई। तो जो छोटे शहर हैं और उनके बगल में जो देहात हैं, उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो इंटरट्वाइंड हैं। तो जब मैं खरीदने लायक नहीं रहा तो दुकानदार बेचने लायक नहीं रहा। वैसे तो मुझे इसका एक लगता है रिपल इफेक्ट अखिलेश, हुआ, इसका एक बड़ा एक साइकिल बन गया ऐसा। बिल्कुल, कई फैक्टर्स उसमें साथ आ गए। मुझे लगता है अखिलेश कि ये जो इंटरव्यू था आज का 1 घंटा 35 मिनट का जो इंटरव्यू था, मेगा इंटरव्यू मैं कहूंगी, ये बेसिकली पहला कदम था 2019 का नैरेटिव बनाने की तरफ। निश्चित तौर पर, और काफ़ी दिलचस्प चर्चा रही। विनोद जी आपका धन्यवाद, नवीन जी आपका भी शुक्रिया आने के लिए। और निश्चित तौर पर जैसा हम कह रहे हैं कि मिशन 2019 में आज पहला दिन, और आज पहले दिन ही शुरुआत हो गई है पीएम मोदी के इंटरव्यू के साथ साथ में ये भी बताता चलूँ आपको कि अगले कुछ दिनों में, 70 दिनों में हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी कम से कम 20 राज्यों में 100 से भी अधिक रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ऐलान आज बीजेपी की ओर से किया गया है। तो दोनों ही चीज़ों को अगर आप मिला दें तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है मिशन 2019 के लिए। आज इतना ही, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।